बढ़ते आगे बात करते श्रावस्ती की कथित पुलिस एनकाउंटर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मामला छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन का है, जिसे पुलिस ने मई 2025 में मुठभेड़ के दौरान गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया था। पुलिस का यह दावा है कि अलाउद्दीन ने हथियार लोड किया था और खतरे को देखते हुए एसएचओ ने फायरिंग की है, लेकिन कोर्ट को पुलिस की कहानी में कई गड़बड़ियां नजर आई हैं। अब पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई करेगी और 3 महीने में रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक रात, एक ई रिक्शा, 23 पुलिसकर्मी, एक तमंचा और सिर्फ 2 गोलियां। श्रावस्ती में पुलिस मुठभेड़ का एक ऐसा मामला सामने आया है जिस पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मामला है छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन के कथित पुलिस एनकाउंटर की। पुलिस की कहानी कहती है कि छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, पुलिस को धमकाया, हथियार लोड किया। इसके बाद एसएचओ ने आत्मरक्षा में 2 गोलियां चला दी। दोनों गोलियां अलाउद्दीन के पैरों में लगी। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पूछ रहा है कि वाकई रात के अंधेरे में सिर्फ हथियार लोड होने की आवाज सुनकर 15 मीटर दूर से 2 सटीक गोलियां चलाई जा सकती हैं? और अगर सामने एक हथियारबंद आरोपी था तो 23 पुलिसकर्मी की टीम में से किसी एक को गोली क्यों नहीं लगी? यही नहीं, पुलिस की एफआईआर में 13 पुलिसकर्मी एक सरकारी गाड़ी में बताए गए। फिर ऑपरेशन में 10 सदस्यीय स्वाट टीम जुड़ती है और संख्या 23 हो जाती है। आखिर उस रात क्या हुआ था? इन्हीं सवालों के बीच हाईकोर्ट ने अब इस कथित एनकाउंटर की जाँच सीबीआई को सौंप दी है। कहानी शुरू होती है 9 मई 2025 से। श्रावस्ती के कोना थाने में 7 साल की बच्ची तनु के कथित अपहरण की एफआईआर दर्ज हुई। शिकायत के मुताबिक बच्ची को शफीक नाम का व्यक्ति अपने 2 साथियों के साथ ई रिक्शा में लेकर गया था। परिजनों ने तलाश की, शफीक पकड़ा गया, बच्ची को पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन एफआईआर में शफीक के 2 कथित साथियों के नाम दर्ज नहीं थे। यहीं से पुलिस की जाँच में छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन का नाम सामने आया। इसके सिर्फ 3 दिन बाद 12 मई 2025 की रात तत्कालीन एसएचओ अश्विनी कुमार दुबे ने एक दूसरी एफआईआर दर्ज की। इस एफआईआर में दावा किया गया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अलाउद्दीन नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने 3 टीमें बनाई। पहली टीम एसएचओ अश्विनी कुमार दुबे के नेतृत्व में, दूसरी टीम एक दूसरे सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में और तीसरी टीम भी अलग रास्ते पर। पुलिस के मुताबिक सभी टीमें हथियारों से लैस थी। अब आते उस रात के सबसे अहम हिस्से पर। पुलिस का दावा है कि टीम ने अंधेरे में एक ई रिक्शा की रोशनी देखी। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन ई रिक्शा पलटकर भागने लगा। फिर पेड़ से टकराया, उसमें बैठा व्यक्ति उतरकर भागने लगा। पुलिस ने सरेंडर करने को कहा, लेकिन एफआईआर के मुताबिक उसने पुलिस को धमकी दी, पीछा मत करो वरना मार दिए जाओगे। और फिर पुलिस का दावा है उसने अपना हथियार लोड करना शुरू कर दिया और यहीं से हाईकोर्ट के सबसे बड़े सवाल की शुरुआत होती है। पुलिस के मुताबिक एसएचओ अश्विनी कुमार दुबे ने सिर्फ हथियार लोड होने की आवाज सुनी। आरोपी ने पुलिस पर गोली नहीं चलाई और फिर भी एसएचओ ने आत्मरक्षा में अपनी 9 mm सर्विस पिस्टल से 2 गोली चला दी और दोनों गोली आरोपी के दोनों पैर में लगी। कोर्ट ने इसी दावे की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। अदालत ने निर्देश दिया कि सीबीआई यह भी जांच की एसएचओ अश्विनी कुमार दुबे वास्तव में रात में करीब 15 मीटर की दूरी से सिर्फ हथियार लोड होने की आवाज के आधार पर 9 mm पिस्टल से सटीक निशाना लगाकर दोनों पैरों में गोली मार सकते थे। यानी अब सिर्फ घटना की जांच नहीं होगी, एसएचओ की शूटिंग क्षमता भी जांच का हिस्सा होगी। और अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, पुलिस के मुताबिक एसएचओ ने 2 बार फायर किया। इसके बाद कराहने की आवाज आई। पुलिसकर्मी कथित तौर पर रेंगते हुए उस तरफ पहुंचे। वहां अलाउद्दीन जमीन पर पड़ा था, उसके दोनों पैरों से खून निकल रहा था और उसके पास देशी तमंचा और कारतूस पड़े मिले। लेकिन कोर्ट ने रिकॉर्ड में एक और बात नोट की। अब अलाउद्दीन की दूसरी तरफ से कोई फायर नहीं हुआ था और यानी जब गोली नहीं चली तो आरोपी के खिलाफ पुलिस पर जानलेवा हमला करना मामले कैसे दर्ज हुआ? कैसे धारा 109 बीएनएस के तहत कार्रवाई का आधार क्या था? इसके बाद सामने आता है कथित इकबालिया बयान का सवाल। पुलिस की कहानी के मुताबिक घायल अलाउद्दीन की पूछताछ की गई कि उसने अपनी पहचान बताई तथा बच्ची वाले मामले में शामिल होने की बात कबूल ली। इस कहानी का एक पुराना अध्याय भी है और शायद इसी वजह से यह मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया। छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन पहले भी कानून के शिकंजे में आ चुका था। 2012 में एक नाबालिग बच्ची के रेप और हत्या के मामले में उसे दोषी ठहराया गया था। ट्रायल कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने सजा बरकरार रखी, लेकिन 28 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील स्वीकार करते हुए दोष सिद्धि रद्द कर दी और उसे बरी कर दिया। मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर एक और सवाल प्रक्रिया से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर मामले की जांच के बाद स्पष्ट दिशा निर्देश तय किए। हाईकोर्ट के सामने ये भी सवाल आया कि क्या उस अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किया गया? मामले की जांच का एक और हिस्सा उसी थाने के पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाने की बात भी रिकॉर्ड में सामने आई, जबकि एनकाउंटर में उसी थाने के अधिकारी शामिल थे। यानी जिस पुलिस टीम पर सवाल है उसी तंत्र के भीतर जाँच कितनी स्वतंत्र थी। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने अब जाँच किसी दूसरी एजेंसी को सौंपना जरूरी समझा। और कहानी में एक और कड़ी, एनकाउंटर में शामिल सभी 23 पुलिसकर्मियों को कथित तौर पर अच्छे
अच्छे काम के लिए पुरस्कार दिए गए थे। कोर्ट ने इस तथ्य को भी नोट किया कि कहा कि प्रथम दृष्टया मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पालन होता हुआ नहीं दिखा, यानी जिस ऑपरेशन को पुलिस की सफलता माना गया अब वही ऑपरेशन जांच के घेरे में है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वास्तविक पुलिस मुठभेड़ थी या फिर पुलिस की एफआईआर में घटनाक्रम को उस तरह पेश किया गया जैसा वास्तव में हुआ नहीं। हाईकोर्ट ने अभी इसका अंतिम फैसला नहीं दिया है, लेकिन अदालत ने इतना जरूर कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों से झूठे घटनाक्रम या कथित फर्जी मुठभेड़ की आशंका पैदा होती है और इसलिए स्वतंत्र जांच जरूरी है। अब सीबीआई के रडार पर पूरा एनकाउंटर, सीबीआई को एफआईआर नंबर 113/2025 में दर्ज पुलिस के दावे की स्वतंत्र जांच करानी होगी। साथ ही एसएचओ अश्विनी कुमार दुबे की कथित शूटिंग क्षमता का परीक्षण भी जांच का हिस्सा होगा। हाईकोर्ट ने सीबीआई को करीब 3 महीने में जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है और इस मामले में अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को। एक तरफ पुलिस का दावा है आत्मरक्षा में गोली चली, दूसरी तरफ हाईकोर्ट के सवाल है 23 पुलिसकर्मी के सामने एक आरोपी कितना बड़ा खतरा है। अंधेरे में 15 मीटर से सिर्फ आवाज सुनकर 2 सटीक गोलियां कैसे चली, पुलिस की तरफ से कोई घायल क्यों नहीं हुआ। जब आरोपी की तरफ से गोली चलने का दावा नहीं है तो जानलेवा हमले का आधार क्या था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या एफआईआर में लिखी कहानी वही है जो उस रात वास्तव में हुई थी। अब इन सवालों का जवाब पुलिस नहीं सीबीआई की जांच देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और बढ़ते